हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर सेकेंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर का सारा कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले एक लेक्चर एमसीक्यू का हुआ है। ये आज का सेकेंड लेक्चर है एमसीक्यू का। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू बिकॉज वी ऑलरेडी नो डैट सीबीएसई ने रिवाइज जो करिकुलम है, सिलेबस है, पैटर्न है, वो सब जारी कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग आपका 2 टर्म में एग्ज़ाम है। टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू आने हैं और जो सिलेबस है आपका टर्म फर्स्ट का वो मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया टर्म फर्स्ट का सिलेबस। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कम से कम जितने लोग आप वॉच कर रहे हैं कम से कम 3 आदमी को ज़रूर शेयर कीजिए, है ना। ठीक है। अगर आप पिछला लेक्चर और वो सब लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है प्लेलिस्ट का, उसको जाकर के क्लिक कीजिए, वहाँ से सारा सीरीज़ आपको मिल जाएगा। और जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो इसके इंड स्क्रीन पे भी आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, उसको वहाँ से भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखिए बोर्ड पे सामने आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन भी दिया हुआ और कमेंट में आपको आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर करके आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऑलरेडी विजिबल है, व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हम क्या पाते हैं। पहला है आपका फोर्स, दूसरा है इनर्शिया, तीसरा है मोमेंटम, चौथा है आपका न्यूटन। क्या हम पाते हैं बताइए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या हम पाते हैं, क्या पाते हैं? फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन। बताइए, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। बताइए कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, कौन सा होगा बताइए। जिन लोगों का फर्स्ट आ रहा है वो गलत, जिनका सेकंड आ रहा है वो गलत, जिनका फोर्थ आ रहा है वो भी गलत। सही कौन सा है? मोमेंटम है, क्योंकि हमको पता है P बराबर क्या होता है, m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। अब प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी किसके बराबर है? मोमेंटम के बराबर है। फोर्स बराबर क्या होता है, कमेंट कीजिए। फोर्स बराबर होता है ma, फोर्स इक्वल टू ma। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है, न्यूटन क्या नेम है। तो जो क्वांटिटी बचा वो क्या बचा, मोमेंटम बचा। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। P बराबर होता है m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका यहाँ। अगला प्रश्न है, पढ़ा जाए और आंसर करा जाए। अगला प्रश्न है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। पहला है मास ऑफ बॉडी, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तीसरा है नेट अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी और चौथा है नन ऑफ दिस। बताइए, ये आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। कौन सा, पहला, दूसरा, किसको लॉक करें, किसको लॉक किया जाए? आंसर कीजिए, किसको लॉक किया जाए? आंसर कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी ये बॉडी है और ये किसी स्पीड से चल रहा है, तो ये स्पीड इसका घटना या बढ़ना किस पे डिपेंड करेगा? सिंपल, जो लोग मास लिख रहे हैं वो गलत हैं, जो लोग वेलोसिटी लिख रहे हैं वो भी गलत हैं, जो लोग नन ऑफ दिस लिख रहे हैं वो भी गलत हैं। नेट फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, ये स्टेटमेंट किसका है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का है। क्या कहता है?
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हाफ स्टेटमेंट है चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी से हम लोग पढ़े थे, डी पी बाई डी टी। और यहाँ पे डी पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, मतलब एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, इसका मोमेंटम चेंज होना किस पर डिपेंड करता है, इसके पीछे से जो अप्लाइड फोर्स है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। खुद को एनालाइज भी कीजिए कितना सही हो रहा है। टोटल लगभग 20 क्वेश्चन है, 20 में कितना आप आंसर सही करते हैं उसको आप जज कीजिए। क्लियर है सेकेंड क्वेश्चन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है इफ टू बॉल ऑफ सेम मास आर ड्रॉप्ड ऑन ए सैंड, दो बॉल है सेम मास का ड्रॉप्ड ऑन ए सैंड, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम इफ, देखो if two ball of mass same are drop on same, the depth of penetration is same if, सेम होगा यदि हेवियर बॉल इज ड्रॉप्ड फास्टर देन लाइटर, दोनों का मास तो सेम है तो हेवियर लाइटर की बात तो है ही नहीं। दूसरा है लाइटर बॉल इज ड्रॉप्ड फास्टर देन हेवियर। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ एम बी क्या है आगे, प्रोडक्ट ऑफ एम बी ऑफ बोथ बॉडीज, प्रोडक्ट ऑफ एम बी ऑफ बोथ बॉडीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है, दो बॉडी है, इफ टू बॉडी ऑफ सेम मास आर ड्रॉप्ड ऑन सैंड, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम इफ, द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है दोनों कितना धसेगा, वो धसना जो है सेम होगा, कितना धसा, गहराई जो है वो दोनों का सेम होगा। कब? जब हेवियर बॉल, मास सेम है तो हेवी लाइट तो होने की बात नहीं है, हेवियर बॉल इज ड्रॉप्ड फास्टर देन लाइटर, लाइटर बॉल ड्रॉप्ड फास्टर देन हेवियर, उसका द प्रोडक्ट ऑफ एम बी इज सेम फॉर बोथ बॉडीज, नन ऑफ दिस। देखिए लाइटर हेवियर यहाँ पर है नहीं, एलिमिनेट कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। हेवी लाइटर तो है नहीं तो ये तो गया, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, नन ऑफ दीज। अब इन दोनों में सस्पिशन है। अब देखिए दोनों का अगर एम बी मोमेंटम दोनों का अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, बॉडीज़ सेम पेनेट्रेट करेगा। मान लीजिए ये बालू है, दोनों का एम बी सेम हो जाएगा तो दोनों का पेनेट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी सीन 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन हमने आपसे नहीं पूछा, हमने बताया आपको। समझ में आया या नहीं आया बताइए। आया तब भी बताइए, नहीं आया तब भी बताइए। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ा जाए। ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए कार्ड, ठीक है, रेस्टेड एट एज ऑफ ग्लास, ठीक है, रिमेन्स एट रेट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज ऑफ पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टू फोर्स एक्ट ऑन कॉइन विच बैलेंस ईच अदर, उसके बाद है नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट और ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर कीजिए। कोई कॉइन है, ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए कार्ड, रेस्टेड एट एज ऑफ ग्लास, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लास है और ये आपका कार्ड है, इसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, ग्लास के एज पर है ना, किनारा पे और थोड़ा सा इधर है, तो ये रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? पहला ऑप्शन आपका दिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, दूसरा ऑप्शन है फोर्स एक्ट ऑन कॉइन विच इज़ बैलेंस टू ईच अदर, ठीक, उसके बाद नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक, उसके बाद ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर होगा।
कौन सा आंसर होगा? जो लोग एक कर रहे हैं वो भी गलत, 2 कर रहे हैं वो भी गलत, 3 कर रहे हैं वो भी गलत, जो 4 कर रहे हैं वो सही। ऑल ऑफ दिस। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहने के लिए पहला तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहेगा, दूसरा बैलेंस फोर्स अगर लगेगा तब भी रेस्ट में रहेगा। तो ये मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा तब ये बैलेंस रहेगा। उसी तरीके से गिलास पे जो कॉइन है बैलेंस फोर्स लग रहा है इसलिए क्या है, रुका हुआ है। और नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। हमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई तो अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो आपका ग्लास था, इसके किनारे पे कार्ड पे जो ये रखा हुआ था कॉइन, ये नहीं मूव कर रहा था क्योंकि इस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा था, इसीलिए। तो ऑल ऑफ एबव जो है वो आपका आंसर हो जाएगा सही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, कमेंट कीजिए। अगर हो रहा है तब भी कीजिए, नहीं हो रहा है तब भी कीजिए क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव अ बॉडी। ठीक है, 50 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव ए बॉडी। कोई बॉडी है जिसपे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तब ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक, मूव ए बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स exerted on a body is less than 50 Newton. Friction force exerted on a body is more than 50 Newton. None of these, both of these. बताइए क्या होगा। ये बॉडी है, 50 न्यूटन फोर्स लगा के इसको मूव करा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इससे कम है, याद है। सिंपल बात है, फ्रिक्शन फोर्स कम है तभी मूव कर रहा है। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न फटाफट आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फील्डर गिविंग ए स्विंग वाइल कैचिंग अ बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। बॉल को स्विंग कर रहा है, पीछे खींच रहा है, उसका किसका एग्जाम्पल है, बताइए जल्दी से। किसका एग्जाम्पल है ये, फटाफट बताइए, बताए हुए हम। किसका एग्जाम्पल है, हम लोग डिस्कस किए हुए कंटेंट में। किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का नहीं, मोमेंटम का नहीं, फर्स्ट लॉ का नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ का। क्लियर। न्यूटन सेकेंड लॉ का फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। स्विंग इसलिए करेगा कि टाइम बढ़ेगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए सेम बॉडी, एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडी, एक्ट ऑन ए सेम डायरेक्शन, बोथ 1 and 3। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, सेम बॉडी पे लगता है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पे नहीं लगता है, ये गलत। इन सेम डायरेक्शन नहीं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, 1 and 3 नहीं। कौन सा हो जाएगा सिर्फ सही, 1 हो जाएगा सही। ठीक है, अपना आप मिलाते रहिएगा आंसर, आप खुद से एनालाइज कीजिए कितना आ रहा है आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, when we pedaling the bicycle it stop because the earth stop pedaling हो जाएगा, नहीं stop pedaling। ठीक, the earth gravitational force act on it is not accelerated, no unbalanced force act on it, frictional force act on it। बताइए, जब हम साइकिल का पेंडल मारना छोड़ देते हैं तो साइकिल रुक जाता है, क्यों रुकता है, क्योंकि उसके बीच क्या लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, बिल्कुल नहीं। नो एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं, एक्सेलरेशन तो हो रहा होता है। अनबैलेंस फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है वो रुकता किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दिया जाए तो एक बार फोर्स लगाएंगे चलता ही रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका,
ए फुटबॉल एंड ए स्टोन हैज सेम मास। एक फुटबॉल है और स्टोन है, सेम मास का है, ठीक, सेम मास का है, ध्यान रखिएगा। बोथ हैव सेम इनर्शिया, बोथ हैव सेम मोमेंटम, बोथ हैव डिफरेंट इनर्शिया, बोथ हैव डिफरेंट मोमेंटम। सेम मास का है, बताइए क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? मास। देखिए बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताइए। जिनका जिनका फर्स्ट आ रहा है, जिनका सेकेंड आ रहा है, गलत है। जिनका थर्ड आ रहा है वो भी गलत, जिनका फोर्थ आ रहा है वो भी गलत, जिनका फर्स्ट आ रहा है वो सही। कैसे? तो इनर्शिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर मास सेम हो जाएगा तो सेम इनर्शिया हो जाएगा। मास अगर सेम है तो इनर्शिया सेम है, ठीक है। याद रखिएगा, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया अगर मास अगर सेम होगा तो इनर्शिया भी सेम हो जाएगा। तो दो बॉल का मास अगर सेम है तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जैसे आपका फुटबॉल और क्या है, फुटबॉल और स्टोन है, दोनों का इनर्शिया सेम है, सॉरी मास सेम है, तो इनर्शिया सेम हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िए और देखिए। देखिए, वाई ए गोलकीपर इन गेम ऑफ फुटबॉल पुश हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। गोलकीपर जो है वो पीछे की तरफ क्यों खींचता है फुटबॉल को पकड़ने के बाद? कीप द बॉल इन हैंड फॉर्मली, रिड्यूस द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फुटबॉल, ठीक, टू एग्जर्ट लार्ज फोर्स ऑन फुटबॉल, नॉन ऑफ दिस। बताइए कौन सा होगा। अभी हम लोग किए हैं इस जैसा प्रश्न, ये क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस द एग्जर्टेड फोर्स। क्या? टू रिड्यूस द एग्जर्टेड फोर्स। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? लॉजिक क्या है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑप्शन आर ट्रू अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या ऑप्शन सही है? मोमेंटम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, पहला। उसके बाद मोमेंटम इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। व्हाट ऑप्शन आर ट्रू अबाउट मोमेंटम? केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है व्हेन टू बॉडी एक्ट ऑन ईच अदर। देखते हैं पूरा क्या है। डी नंबर, व्हेन टू बॉडी एक्ट ऑन ईच अदर एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सी जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन जो होना चाहिए यहाँ पे वो बोल रहा है व्हाट ऑप्शन इज नॉट ट्रू, नहीं, नॉट ट्रू होना चाहिए, नॉट ट्रू, तब एक ऑप्शन होगा सही। ये जो हो जाएगा, मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंटम भी वेक्टर है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हो गया है। ये क्वेश्चन है व्हाट ऑप्शन आर नॉट ट्रू अबाउट मोमेंटम। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं। केजी मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट होता ही है, p/m/b, तो केजी मीटर पर सेकेंड। ये डी वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नॉट ट्रू है और उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के बारे में क्या सही नहीं है? अनबैलेंस फोर्स के बारे में क्या सही नहीं है? पहला है इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद इट कैन चेंज द डायरेक्शन, कैन चेंज द मोमेंटम, कैन चेंज शेप एंड साइज, कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। देखिए हम बताए थे कि जो आपका बैलेंस फोर्स है वो शेप को चेंज करता है। अनबैलेंस फोर्स ये सब सही है अनबैलेंस फोर्स के लिए, ये डी वाला अनबैलेंस फोर्स के लिए गलत है, नहीं होता, जो गलत है वही सही है, ठीक है। खुद से एनालाइज करना है गाइस आपको, कितना आंसर सही कर रहे हो आप, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देख लेंगे ऑप्शन बाद में, क्वेश्चन देख लीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलो जी। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। देखिए, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। बताइए क्या होगा ऑप्शन, आंसर, आंसर क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यही 3 में से एक ऑप्शन सही है। चलिए, चौथा ऑप्शन हम हटा दिए। 3 में से एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ए बी सी कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है बताइए। देखिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका u हो गया और ये v हो गया। ये u हो गया, u4 v8, p इक्वल टू mv होता है। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम अगर कीजिएगा तो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा, mv, तो 4 गुने 100 400, उसके बाद 8 गुने 100 800। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे, तो p इक्वल टू क्या होता है, mv, ये वाला फार्मूला से 100 गुने 4 बराबर 400 और 100 गुने 8 बराबर 800। ठीक है, अरे ठीक है, समझ में आ रहा, शेयर करते जाओ यार जल्दी जल्दी अगर समझ में आ रहा तो। देखो, आई थिंक ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है आंसर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी ऑन ए ऑब्जेक्ट इन एबव क्वेश्चन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, find the magnitude of force find the magnitude of force exerted on the object in above क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछना चाहिए। क्वेश्चन का टाइपिंग ही लगता है गलत हो गया, सॉरी गाइस, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इज इन अबव क्वेश्चन। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी, ऊपर वाला जो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन गुजरा है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है। 2 सेकेंड, देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, एक्सेलरेशन निकालिए और फोर्स निकाल दीजिए। 8 माइनस 4 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4/2, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हो गया तो F इक्वल टू ma होता है। m कितना आपका 100 और एक्सेलरेशन 2 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन आ गया, आपका एक्सीलरेशन सही है। क्वेश्चन गाइस एबव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये जो एक्सीलरेशन आपका 2 आ गया और मास दे दिया है कितना, 100 kg, तो F बराबर क्या होता है, ma, अभी हम लोग देखे हैं F बराबर ma होता है। तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन। ठीक है, अरे ठीक है भैया, बताओ जल्दी जल्दी। देखिए ये क्वेश्चन अब लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका क्वेश्चन ख़त्म। ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द लॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन का कौन सा लॉज है, लॉ स्टेटिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, ऑल ऑफ एबव। ये तो इनर्शिया हो गया, ये तो प्रोडक्ट ऑफ मास, ये फोर्स हो गया, ऑल ऑफ एबव तो होगा नहीं, ये आपका पहला हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, कौन सा लॉ है, जल्दी से कमेंट किया जाए, फटाफट कमेंट किया जाए, कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ, कमेंट कीजिए। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, क्या सेकेंड लॉ, हाँ फर्स्ट लॉ, ये आपका थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन अन अपोजिट। क्लियर, क्लियर है। और एक क्वेश्चन दिख रहा है, और क्वेश्चन दिख रहा है, 3-4 क्वेश्चन और। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। क्लियर, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।